बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, भारतीय फिजाइया को इस वक्त मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है बैक वक्त, लेकिन कर क्या रहे हैं वो लोग? या तो अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या वाकई बहुत एग्रेसिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो बैक वक्त हो रही हैं इस वक्त इंडियन एयरफोर्स में। एक तो बड़े अरसे से हमने काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस भी किया, जो हैल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्रोजेक्ट था तेजस। शदीद उस वक्त रसवाई का सामना है भारतीय फिजाइया को इस प्रोजेक्ट की वजह से। फिर एम का जो प्रोजेक्ट है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, उसके ऊपर इन्होंने अरबों डॉलर्स जो है वो उसके लिए सैंक्शन किए हैं, लेकिन अब एक मरतबा फिर उसके डिजाइन में फिर डिलेज आ रहे हैं, उसके इंजन के अपने प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे में भारतीय फिजाइया ने बातचीत शुरू कर दी है फ्रांस के साथ सिक्स्थ जनरेशन फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के लिए। अब ये डेफिनेटली 15-20 साल इस प्रोजेक्ट को मैच्योर होने में लगेंगे, लेकिन ये जो अप्रोच इस वक्त भारत में है, ये क्लियर है किसी चीज को लेकर या इसमें कंफ्यूजन है? प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर इसके इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान की फिजाइया पर क्या होंगे, पाकिस्तान इस हवाले से क्या सोच रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। फिजाइया दोनों ममालिक की उसको बड़ा कीनली देखते हैं, और जो इस वक्त मॉडर्न वॉरफेयर है उस हवाले से भी बड़ी ग्रिप है सर की। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये कोई कंफ्यूजन है इंडियन एयरफोर्स में या किसी अप्रोच की क्लैरिटी है जो अभी तक इनका तेजस जो है वो मैच्योर नहीं हुआ, उसकी वजह से इनको शर्मिंदगी का सामना है? एमका के ऊपर इन्होंने अरबों डॉलर्स लगा दिए, फिर मजीद इन्होंने अब उसके प्रोटोटाइप के लिए 3-4 अरब डॉलर सैंक्शन कर दिए हैं। अब फिर खबरें आ रही हैं कि उसके डिजाइन में कोई और प्रॉब्लम आ गई है, उसके इंजन के हवाले से ऑलरेडी इश्यूज चल रहे थे। अब ये फ्रांस के साथ फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और सिक्स जनरेशन फाइटर जेट रेस जो है उसमें ये शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आपको सर ये कंफ्यूज्ड अप्रोच लगती है या ये कोई बड़ी क्लियर अप्रोच है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की। जो आपने कंफ्यूजन की बात की, वो हमेशा से डेफिनेटली रही है। और इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्रगल किया है पिछले 2-3 दहाइयों में अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स के साथ जो वो डेवलप करना चाह रहे हैं। तेजाज का प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के JF-17 के प्रोग्राम से पहले शुरू हुआ था। जी। और उसके बावजूद अभी तक वो एक भी स्क्वाड्रन तेजाज का जो है वो ऑपरेशनलाइज नहीं कर सके। दैट जी। इज अ सीरियस इशू, नॉट ओनली ऑफ, मैं कहूँगा कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिहाज से देखा जाए, बट पॉलिसी लेवल पे जो इश्यूज चल रहे हैं और जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, उसको आप कवर नहीं कर सकते विद योर इंडस्ट्री और एनीथिंग एल्स। तो ये बिल्कुल ठीक। एक जो तेजाज का फेलियर रहा है पिछले काफी अरसे में, और एमका की जो आपने बात की, तो ये जो इनके ये जो गैप आया है, ये बहुत एक सीरियस गैप है जो इंडियन एयरफोर्स में नजर आ रहा है। सही। और वो चाह रहे थे कि मतलब एट अ स्टेज जो जो इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं, ये जिस ईयर में हम गुजर रहे हैं, 2025 से लेकर 2030 तक, उनके पास 42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए ताकि वो टू फ्रंट वॉर कर सके पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ। प्रैक्टिकली उनके पास इस वक्त 29 स्क्वाड्रन्स हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसे स्क्वाड्रन्स हैं, या ज्यादातर ऐसे स्क्वाड्रन्स हैं जो रशियन एयरक्राफ्ट में हैं। उनकी जो सर्विसबिलिटी और रिलायबिलिटी है वो 50% से भी कम होती है। तो बिल्कुल ठीक। आप देख लें कि ये 20 से भी के करीब स्क्वाड्रन बनते हैं अगर आपको इन्हें ट्रूली देखा जा सके इनकी अवेलेबिलिटी के लिहाज से। तो वो एक बहुत सीरियस गैप है जो कि बारहा इंडियन एयर चीफ्स ने इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की है गवर्नमेंट को। और हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक ऐसा मैसेज जरूर हमें नजर आता है कि जिसमें वो कहते हैं कि अगर फलां जहाज होता तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। और वो एक फिंगर पॉइंटिंग होती है, मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट एट टाइम्स जो है वो मिलिट्री को ब्लेम कर रही होती है। लेकिन एक सीरियस गैप मौजूद है इंडियन की एयरफोर्स की इन्वेंट्री में। मतलब ये जो इन्वेंट्री पे इनके आए थे 36 रफाल, वही मेन है। और जो कि उनके अब मेरा ख्याल में 32 से भी शायद कम ही रह गए हों, वो उनके मौजूद हैं, जो कि उनकी एक बैकबोन है। और ऑफ कोर्स Su-30s हैं जो उनके पास मौजूद हैं, वो भी काफी हद तक सर्विसिबिलिटी का उनके साथ मसला चल रहा है।
तो इन 2 जहाज़ों के अलावा कोई ख़ास जहाज़ ऐसा नहीं है जो कि उनको एक कॉम्बैट वर्दी जहाज़ हो। मिराज 2000s हैं जो सर्विसेबिलिटीज़ के इश्यूज़ काफ़ी चल रहे हैं जिनके, और मिग 29s के भी। बाकी जैगुआर और मिग 21s आर नो मोर अवेलेबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्बैट ऑपरेशंस, और तेजास अभी तक उन्होंने ऑपरेशनलाइज़ नहीं किए नहीं स्क्वाड्रन्स तो को। सर, फिर ये जो सर इतने प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ये फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स के डेफिसिट है, उसके अलावा एक्सपेयर जो उनके इंडिजिनस प्रोडक्शन डिलेज हैं, उसके बाद ये बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्रिटिकल शॉर्टेज है फोर्स मल्टीप्लायर्स की, बड़ी बात हो रही है वहां पे कि एवेक्स भी कम है, जो रिफ्यूलर टैंकर्स हैं वो भी उनके पास, सॉरी रिफ्यूलर्स जो हैं वो भी उनके पास कम है। तो सर इन सारी चीजों के बाद अप्रोच होनी क्या चाहिए थी उनकी? जो आगे दौड़ पीछा छोड़ वाली अप्रोच है इस वक्त जो अपेरेंटली दिखाई दे रही है, और ये अप्रोच आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, ताकि हर रोज एक नया शोशा मिल जाए बहस करने के लिए, क्योंकि कभी ये छाती पीटते हैं कि हम लोगों ने 114 ने रफाल्स की डील कर ली, फिर ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि फ्रांस तो हमें सोर्स कोड्स नहीं दे रहा, तो हमें सकुई ले लेना चाहिए। फिर सकुई का 4 दिन जो है वो सकुई 57 का शोर मचता है, फिर ये एमका का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने जो है ये फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम्स का शोर मचाना शुरू कर दी। जी, देखिए, एक चीज़ तो इन्होंने ज़रूर रियलाइज़ की है और उसी वजह से एमका को जॉइन करना चाह रहे हैं, वो ये कि उनकी इंडिजिनस इंडस्ट्री इतनी कैपेबल नहीं है कि वो एक पूरा वेपन सिस्टम बना सके, एक जहाज़ बना सके, एक मॉडर्न जहाज़ बना सके, एमका की सूरत में। और इस वजह से वो अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर, ना उनके पास इतनी इंडिपेंडेंस है, ना इतनी सॉवरेनिटी है कि वो एक, और ना उनके पास इतना, आई वुड से कि फाइनेंशियली अफोर्डेबल है उनके लिए, क्योंकि आप देखें F-35 में 20-25 ममालिक इन्वॉल्व थे, हालांकि अमेरिका वो स्पीयरहेडिंग दैट। तो अब वो इस चीज को रियलाइज कर गए हैं कि उनको किसी ना किसी पार्टनर के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं तो एमका जो है वो यूरोपियन एक वेंचर था 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, जी। जिसमें इनिशियली फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जो थे वो इसको स्पीयरहेड कर रहे थे, और वो उनका एक जॉइंट वो था। बट हाउएवर इन बिटवीन फ्रांस और जर्मनी में एक मसला हुआ उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, उसका एज वेल एज कुछ उसकी लीड लेने का, कि किसके पास इसकी बेसिक लीड होगी, डिजाइन लीड होगी या ओवरऑल। तो उस पे इनका आपस में जो एयरबस इंडस्ट्री जो जर्मनी की थी, और जो इनकी फ्रेंच जो डसॉल्ट असॉल्ट। वाली कंपनी थी, इनका आपस में सेटल नहीं हो सका, तो दे ब्रोक ऑफ। तो उसके बाद से फ्रांस ने के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है बजटिंग के लिहाज से और फाइनेंसेस के लिहाज से, और इंडिया के लिए ये एक बड़ी फेस सेविंग है फॉर डेवलपिंग अ 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कोलैबोरेशन विद सम पार्टनर, सो दैट दे कैन फिल देयर क्रिटिकल गैप। जो वो देख रहे हैं कि चाइना इस वक्त जो है भरपूर तरीके से आगे जा रहा है, उसका J-35 प्रोग्राम ऑलमोस्ट ऑपरेशनल है, और स्टिल जहाज उसके पास J-20 भी हैं, और बेतहाशा उनके पास इन्वेंट्री है इस वक्त। 5th और 6th जनरेशन जहाज भी वो बना रहे हैं, और ड्रोन्स उनके साथ कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिन्हें कहते हैं लॉयल विंगमैन की सूरत में, वो भी वो बना रहे हैं। तो ये तमाम चीजें चाइना ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, और इंडिया के पास ये चीजें बिल्कुल नहीं है। तो उस क्रिटिकल गैप को पूरा करने के लिए ये एक ऐसी डील है जो कि वो समझते हैं कि फ्यूचरिस्टिक हो सकती है, और उसमें फिर सब्सिक्वेंटली और यूरोपियन कंट्रीज भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन सो सर इसमें ये भारत के स्टेक्स क्या दोनों की होंगे? मजबूरी, दोनों की इसमें भारत के मजबूरी। भी स्टेक्स क्या होंगे? क्योंकि फ्रांस ने अगर जर्मनी के साथ अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर नहीं की, रफाल डील्स के अंदर भी जो एक बड़ा डिले अभी आ रहा है, उसमें जो ज्यादा बात हो रही है वो इस चीज की हो रही है कि भारत सोर्स कोड्स डिमांड कर रहा है, फ्रांस उनको सोर्स कोड्स देने को तैयार नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट में अगर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम में भारत शामिल हो भी जाता है, तो इससे इससे क्या भारत को फायदा होगा? सिर्फ और स्टेक भारत का सिर्फ एज ए फंडर होगा कि इसके अंदर जब ये बन रहा है तो उसमें एक पार्टनर की हैसियत थी, या फ्रांस अपनी ये प्रॉपर्टीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर करेगा जो भारत की ख्वाहिश है? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की बात ये वाली कि सोर्स कोड जो है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, वो फ्रेंच बड़े जेलसली गार्ड करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि भारत की इंडस्ट्री को, भारत की फजाइया को किसी तरह से भी बेनिफिट होगा
until unless they have unrestricted access to all the source codes. एक सोर्स कोड तो नहीं होता ना, एवियोनिक्स एक पूरा ब्लैक बॉक्स होता है, उसके अंदर डिफरेंट आपको एवियोनिक्स सिस्टम्स लगते हैं, उसमें जो आपके सेंसर्स होते हैं वो हर एक का डिफरेंट सोर्स कोड्स होते हैं। तो उन तमाम सोर्स कोड्स के लिए जब तक एक्सेस इंडिया को नहीं मिलती, तो वो ट्रू इंडिजिनाइजेशन वाला या ट्रू इंडिपेंडेंस या सोवरेनिटी नहीं होती उनके पास इस सिस्टम की। और ये एक पूरा सिस्टम है, देखें इसका नाम है फ्यूचर कॉम्बैट एरियल सिस्टम। तो इस सिस्टम में ना सिर्फ जहाज है, इसके साथ ऑटोनोमस ड्रोन्स हैं, इसके साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज, इनकी रेंजेस बहुत ज्यादा हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, और एयर टू ग्राउंड एयर टू एयर वेपन्स हैं, इसके अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम के तौर पे बैटल में आएगा, जो जिसे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसके साथ कोलैबोरेटिव कॉम्बैट ड्रोन्स भी होंगे लॉयल विंगमैन की सूरत में। तो इन तमाम का एक्सेस होना, इन इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में बनना, और इसके सोर्स कोड्स का और प्लस प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उनके पास होना, ये बहुत जरूरी है अगर वो वाकई ही अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं, या इस पूरे प्रोग्राम से एक ट्रू डिविडेंड्स हासिल करना चाहते हैं। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि एज अ सिंपल एज अ पार्टनर और जस्ट इन्वेस्टिंग फाइनेंशियली करने से इंडिया को खातिर ख्वाह इसमें फायदा होगा, और टेक्नोलॉजिकली भी, इंडस्ट्री वाइज भी, और फ्यूचर जहाज के लिहाज से इन्वेंट्री वाइज भी। बिल्कुल सर, ऐसे में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि हमने कान से मुतालिक भी गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तान और तुर्किया इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर हमने कुछ पिक्चर्स भी देखी, कुछ वीडियोस भी देखी, जिनके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि चीन भी अब 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम जो है उस पर काम कर रहा है, और J-36 के हवाले से बात हो रही है। तो अगर भारत ऐसे किसी प्रोग्राम में एंटर होता है, तो आपके नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान फिजाइया की अप्रोच क्या है या क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान फिजाइया तो शुरू से ये चीज रियलाइज कर चुकी है कि पाकिस्तान फिजाइया के साथ, अगर पाकिस्तान फिजाइया ने अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी हासिल करनी है, तो उसको कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, चाहे वो टर्की के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे किसी और कंट्री के साथ हो। और अब जिस तरह से एक एक जॉइंट मुआहदा भी हुआ है पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया का, तो उसमें आई एम श्योर कि 6th जनरेशन के जहाज को भी तकवीत मिलेगी, और इसको फाइनेंशियली सऊदीया सपोर्ट भी कर सकता है। टेक्नोलॉजिकली टर्की के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, और वो आगे उस टेक्नोलॉजी को लेके भी जा सकते हैं अगर फाइनेंशियल उनके पास स्ट्रेंथ मौजूद है। और उसके अलावा पाकिस्तान की भी ह्यूमन रिसोर्स बहुत इसमें केपेबल है, और उनकी भी टेक्नोलॉजिकल बेस मौजूद है। तो पाकिस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए कि कोलैबोरेट करना चाहिए इन कंट्रीज के साथ, और दूसरी पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को भी उस लेवल पे लेकर जाए कि कल को ये तमाम चीजें, या जो एक जहाज बनता है उसकी तमाम जो एक सोर्स कोड्स हैं उसके ऊपर उसको एक्सेस हो, और वो उसको कंट्रोल कर सके, और ताकि उसमें जो भी सेंसर्स और शूटर्स का आपस में एक इंटीग्रेशन होनी है, उसमें कोई मसला ना हो। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ऑलरेडी इस चीज को देख भी रहा है। अभी J-35 का भी मुआहदा चल रहा है चाइना के साथ, उसको आगे भी लेके जाना है। कान इज ऑल्सो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट जिसपे पाकिस्तान काफी और टर्की आगे जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल में जब तक इंडिया के पास इस तरह का कोई जहाज आता है या वो डेवलप करता है, तो आई एम श्योर पाकिस्तान विल बी अहेड ऑफ दैट, और पाकिस्तान को इस मामले में कोई खातिर खा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तेजाज के मुतालिक भी बड़ा कुछ सुना था, बड़ा कुछ इसकी एडवर्टाइजमेंट होती थी, जो थी एमका की सूरत में भी बहुत मतलब इसका जिक्र किया जाता था। तो बट आज आप देख लें JF-17 कितने स्क्वाड्रन्स में उड़ रहा है, और किस तरह ऑपरेशनल हुआ है, और कॉम्बैट वर्दी जहाज है। तो और आप तेजाज की भी सिचुएशन देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने इस मामले में, पाकिस्तान की लीडरशिप ने काफी फोकस रखा है, और वो आगे भी चल रहे हैं। दूसरा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, जब कोई नया सिस्टम आता है तो उसके साथ प्लग एंड प्ले वाला एलिमेंट जरूर होना चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल ने सही। इस तरह की इंडिजिनाइजेशन और
आप कह लें टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी हासिल की हुई है टेक्निकल डाटा लिंक की सूरत में भी और बाकी चीज़ों में भी, कि वो दूसरे सिस्टम के साथ आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के पास अभी तक वो सहूलत मौजूद है। अगर कल को 6th जनरेशन में ये वो डालते हैं या इस चीज़ को डेवलप करते हैं, तो वो उनके फ़ायदे में होगा, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख़्याल कि वो ख़ास वो बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। जिस तरह आज उनकी एयरफ़ोर्स में एक डिसजॉइंटनेस नज़र आती है, और वो सिस्टम अप्रोच पे नहीं गए, प्लेटफ़ॉर्म अप्रोच के साथ उन्होंने हमेशा अपने आप को रखा, और जब भी मतलब मार्का हुआ, तो उनको इस चीज़ में नदामत हुई और शिकस्त भी हुई। तो ये डेवलपमेंट जब होती है किसी भी एयरफ़ोर्स की या किसी भी चीज़ की, तो इसको सिस्टम के तौर पे लेना चाहिए। जिस तरह इसको जब मैंने आपको बताया कि नाम रखा हुआ है फ्यूचर कॉम्बैट एरियल सिस्टम, तो ये जी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है जो कि उसके सूरत में आपको मिलेगा या आपको डेवलप करना पड़ेगा, और उसी से आप डेफ़िनिटली इसके ट्रू बेनिफिट्स हासिल कर सकेंगे व्हेनेवर इट इज़ एम्प्लॉयड। बिल्कुल सर, आखिर में ये बताइएगा कि वैसे तो कुछ रिपोर्ट्स है कि इस वक्त चाइनीज जो एयरफोर्स है उनके पास 50+ J-35 फाइटर जेट्स हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि जो चाइना का अपना इंजन है WS-13 और WS-19, वो इस वक्त डेवलपमेंटल स्क्रूटनी उसकी जारी है और इसको अभी कुछ साल मजीद लग सकते हैं। रियलिस्टिकली जो आपने बात की कि हमारी चाइना के साथ J-35 के हवाले से बात हो रही है, आपके ख्याल में ये फेज कब तक मुकम्मल हो जाएगा और कब हमारे पास एक एक्टिव स्क्वाड्रन जो है वो J-35 का होगा? देखिए जी, मैं टाइम पीरियड तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्द ही होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बहुत ज़्यादा डिले होगा। जो इंजन वाली बात है, वो बिल्कुल ठीक आपने की। इंजन जो है, वो बड़ी एक क्रिटिकल चीज़ है, और उसके ऊपर अगर आप देखें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिन कंट्रीज़ के पास था, उन्हीं की मोनोपोली रही है। चाइना ये वाहिद मुल्क है जिसने इंजन्स डेवलप किए और अब काफ़ी हद तक इंडियनाइज़ेशन की तरफ जा चुका है। पहले ज़्यादातर रशियन इंजन्स वो इस्तेमाल करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वो एवियोनिक्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और एयरफ्रेम के लिहाज से चाइना आगे गया है, ये प्रोपल्शन इंजन जिसे प्रोपल्शन कहते हैं, उसमें भी चाइना ने काफ़ी महारत हासिल की है और काफ़ी लीप्स एंड बाउंड्स से वो डिस्टेंस कवर किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा अरसा लगेगा चाइना को कि वो बड़ा पावरफुल इंजन बनाएँगे, और दे विल बी एबल टू पिच दैट इंजन फॉर J-35, और इसको ज़्यादा मॉडर्न भी करेंगे, और इसको ज़्यादा आप कह लें कि रोबस्ट भी बनाएँगे। तो पर्सनली मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 साल से ज़्यादा हमें बिल्कुल, लगेगा बिल्कुल। इस आखिर में जाँच सर मुख्तसरन ये बताइएगा, भारत भी इस वक्त अपने इंडिजिनस टर्बोफैन इंजन के ऊपर काम कर रहा है, कावेरी के ऊपर। तो वो आपको लगता है कि उसके बाद हमें भी चाहिए कि इस तरह के किसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग भी काम करना शुरू करें? जी, बहुत देखिए एवियोनिक्स जो स्पेशली आपने जब एविएशन इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, या आपने एक हिस्सा बनना है, एक मजबूत हिस्सा बनना है इंडिजिनाइज़ेशन के लिहाज से, जब चाहे वो ड्रोन्स हों, कॉम्बैट ड्रोन्स हों, चाहे वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हों, उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक उसका एयरफ्रेम होता है, दूसरा उसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है, तीसरी उसकी एवियोनिक्स होती है, और चौथा उसका प्रोपल्शन यानी कि उसका इंजन होता है। तो इन चारों चीज़ों पे जब तक आपको महारत नहीं, तो आप टोटल सोवरेनिटी या टोटल इंडिजिनाइजेशन हासिल नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको डेफिनेटली अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इंगेज करना चाहिए, आपको अपने बिल्कुल प्राइवेट सही। जो बाकी लोग हैं उनके साथ मिलके, इंजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं कर सके। जिस तरह मैंने आपको कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन कंट्रीज के पास था इंजन, मोस्टली आज भी वही कंट्रीज नजर आती हैं जिन्होंने इंजन अच्छे डेवलप किए हुए हैं, चाहे वो ब्रिटेन थी, चाहे रशिया था, चाहे अमेरिका था। और इसी तरह आप देख लें कि जो चाइना है, दैट इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसने इनमें इस सर्कल को ब्रेक किया है, और उन्होंने अपने इंजन डेवलप किए हैं। तो पाकिस्तान शुड बी पार्ट ऑफ दैट, कि जिसमें वो इसमें इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और इसमें इंडिजिनाइजेशन अपनी हासिल करे। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एयर थैंक मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू इनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।